हेलो एवरीवन, मैं प्रेम आदित्य चोपड़ा आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A1 सीटेड क्लासेज में। आज हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिए थे। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वह मानते थे कि सामाजिक संपर्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो थे समाज को सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज में संस्कृति के अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी कि समाज अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण तब होता है जब बच्चे लोगों और पर्यावरण के साथ संवाद करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे के संग यादों के विकास की अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से बढ़ाया जाता है, विशेष रूप से वे जो अधिक कुशल होते हैं। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों पर एक बच्चे की क्षमताओं और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीन पियाजे का मानना है कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले अधिगम होता है फिर बाद में विकास होता है। लेव वाइगोत्स्की की दो महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। पहला है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ZPD की पहचान तब की जाती है जब कोई बच्चा समस्या को हल करने के लिए निकट पहुंच जाता है, लेकिन मदद के बिना समस्याओं को खुद हल करने में असमर्थ होता है। यह एक बच्चे की वर्तमान क्षमता और समस्या को हल करने की संभावित क्षमता के बीच एक अंतराल को दर्शाता है। वास्तविक विकास, रियल डेवलपमेंट, संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट, MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, जो ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि अध्यापक, माता पिता या दोस्त। बच्चे से जो भी ज़्यादा जानते हैं उनको MKO कहा जाता है, जैसे टीचर हो गए, माता पिता हो गए या दोस्त हो गए। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इसको हिंदी में पार या ढांचा बोलते हैं। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता या सलाह को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है पार या ढांचा के बारे में। भाषा पर लेव वाइगोत्स्की के विचार निम्नलिखित हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आता है बाद में विचार आता है। निजी भाषा, आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच, इसमें बच्चा पहले ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा विकासशील भाषा के कार्यों में 3 चरणों में माध्यम से निम्न में प्रगति करता है। पहला है सामाजिक भाषण यानी सोशल स्पीच, जो कि 3 से 4 वर्ष के आयु के पहले होता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर दूसरों को नियंत्रित करने या सरल अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा है अहम केंद्रित भाषण, ईगोसेंट्रिक स्पीच। इसमें बच्चे का उम्र 3 से 7 वर्ष का होता है। यह ज़्यादातर स्वयं के बारे में बात करना है और आमतौर पर जोर से बोला जाता है। बच्चे ईगोसेंट्रिक तब हो जाते हैं और 3 वर्ष और 7 वर्ष के बीच होता है, और इसमें बच्चे कोई भी कार्य करते हैं तो मन ही मन वो बात करते रहते हैं। बच्चे के अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने में इसकी भूमिका होती है। आगे है आंतरिक भाषण यानी इनर स्पीच। इसमें बच्चे का उम्र जो होता है 7 वर्ष से अधिक का होता है। यह
विचार और व्यवहार को नियंत्रित करने वाले अनकहे शब्दों द्वारा चिन्हित है। वाइगोत्स्की स्कूलों में भाषा संबंधी गतिविधियों और कक्षा के अंदर और बाहर पाठचर्या संबंधी बातचीत में सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करने के लिए जोरदार तर्क देते हैं। हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जानेंगे। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का वो गुण दिया, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। नैतिकता को इंग्लिश में मॉरलिटी कहा जाता है। नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक प्रसिद्ध लघु कथा हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। यूरोप में एक महिला मौत की कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वह दवाई एक तरीके का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा था और दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सभी के पास गया जिसे वह जानता था, लेकिन उसे केवल कुछ पैसे ही उधर मिले जो कि दवाई के दाम से कम थे। उसने दवाई वाले से कहा कि मेरी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई को सस्ते में दे दें, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर मौका पाते ही उसकी दुकान तोड़कर वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। इस कहानी के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। पहला है नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा। ये नैतिक दुविधा क्या होता है? सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी इसमें बच्चे सही और गलत के बीच समझ नहीं बना पाते हैं। जैसे कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। यानी वह सही और गलत के बीच अंतर को नहीं समझ पा रहा था, तो उसको हम बोलते हैं नैतिक दुविधा। और एक होता है नैतिक तर्कना, जिसको मोरल रीजनिंग बोलते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे कि हिंज ने चोरी को चुना, तो वह हो गया मोरल रीजनिंग। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया है। नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला स्तर है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व पारंपरिक चरण, यानी इसको इंग्लिश में प्री कॉन्वेंशियल स्टेज बोलते हैं, जिसमें बच्चे का उम्र 4 से 10 वर्ष तक के बच्चे का होता है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी कि बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहला चरण है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता क्या होता है? इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। दूसरा चरण है साधना आत्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, टिट फॉर टैट, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जैसे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पेंसिल तोड़ी तो वह बच्चे भी
उसकी पेंसिल तोड़ देगी। जैसे किसी बच्चे का स्कूल में लंच कोई खा लेता है तो वो भी उस बच्चे का लंच खा लेता है। उसके बाद आता है दूसरा स्तर जो है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या इसको पारंपरिक चरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें बच्चे का उम्र जो होता है 10 से 13 वर्ष के बीच। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के हिसाब से सही और गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला चरण है गुड बॉय गुड गर्ल, यानी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। दूसरा चरण है कानून एवं व्यवस्था उन्मुख, यानी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे कि रेड लाइट पार करते हुए उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। और स्तर 3 है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या उत्तर पारंपरिक चरण। इसको इंग्लिश में पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें बच्चे का उम्र 13 वर्ष से ऊपर का होता है। इसमें निर्णय खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है जो कि निम्नलिखित है। पहला चरण है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले ही है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उस नियम को वो तोड़ देगा। यानी सामाजिक अनुबंधन में बच्चे लोग यानी सही और निर्णय खुद से करते हैं। दूसरा चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, जैसे भगत सिंह और बहुत सारे नेता थे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांतों की कुछ मुख्य आलोचनाएं भी थी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं क्या सब थी। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पुरुषों के प्रति पक्षपाती था, क्योंकि उनके अध्ययन के विषय में केवल पुरुष थे, महिलाएं नहीं थी। पुरुषों और महिलाओं की नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति अलग अलग होती है। जहां पुरुष नियमों और न्याय के संदर्भित में सोचते हैं, वहीं महिलाएं देखभाल और रिश्तों पर अधिक बल देती है। शब्दों में कहे तो महिलाएं ही नहीं होती थी बल्कि पुरुषों से अलग होती थी और उनकी कार्य प्रणाली न्याय की नैतिकता के अलावा देखभाल की नैतिकता पर आधारित होती है। नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग के सिद्धांत के 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया गया है। नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण होते हैं, आप लोगों ने जाना। और आलोचनाएं करने वाली जो महिलाएं थी उनका नाम कैरोल गिल्गन था, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग के ही शिष्या थी। तो आज हम लोगों ने जाना वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। ये दोनों टॉपिक जो होता है एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इससे बार बार प्रश्न आते ही हैं हर एक टीचिंग एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,